दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 12th के भूगोल सब्जेक्ट को रीड करेंगे। पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल के संबंध में भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिक और नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक, इडियोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोथ, जलडमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणीजात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग,
खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव भूगोल की परिभाषाएं हम देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रटजल कहते हैं। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सिंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न संकल्पना पाल विडाल डीला ब्लाश मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज में के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी की रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। मानव का प्राकृतिकरण। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरी कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसके वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गज्जहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है।
वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं।